हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम थ्रेड मेजरमेंट के बारे में आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने थ्रेड के बारे में काफ़ी कुछ जाना था, जिसमें हमने थ्रेड का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, उसकी प्रोफाइल, उसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर चुके थे। तो आज हमारा चर्चा का विषय है वेरियस एलिमेंट्स ऑफ थ्रेड। इनका मेजरमेंट आज हम करेंगे, जिसके अंतर्गत मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, थ्रेड फॉर्म और पिच का हम मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मेजरमेंट करने से पहले हम थ्रेड के कुछ बेसिक पैरामीटर्स के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका जानना बहुत ही आवश्यक है। और हाँ, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको देख लें, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं देखेंगे आप इसे नहीं समझ सकते। तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए कुछ इसके एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला एलिमेंट है फॉर्म, उसके बाद एक्सिस ऑफ थ्रेड, क्रेस्ट, रूट, पिच और फ्लैंक के बारे में बात करते हैं। जो फॉर्म होता है वो दो थ्रेड्स के बीच जो प्रोफाइल बनती है, ये उसे फॉर्म कहते हैं। क्रेस्ट, थ्रेड का ऊपरी भाग जो सबसे उभरा हुआ भाग होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे क्रेस्ट। रूट अथवा कोर, रूट को कोर भी कहते हैं। जो ग्रुप का नीचे वाला भाग होता है उसे कोर कहते हैं अथवा रूट कहते हैं। पिच, पिच कोई भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आप ले सकते हैं। करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होते हैं थ्रेड पे, कोई भी दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लीजिए, एडजेसेंट पॉइंट भी कहते हैं। ये एक इस थ्रेड पे यहाँ पे लिया गया और इस थ्रेड पे यहाँ पे जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है उसे पिच कहते हैं। फ्लैंक, क्रेस्ट और रूट को जो लाइन मिलाती है तो उससे जो प्रोफाइल बनती है उसे फ्लैंक कहते हैं। रूट और क्रेस्ट को मिलाने वाली लाइन जो प्रोफाइल बनाती है उसे फ्लैंक कहते हैं। यहाँ पे देखें क्रेस्ट और यहाँ पे देखें रूट, इनको जो मिला रही ये लाइन, ये जो लाइन है इसे हम फ्लैंक कहेंगे। ठीक है। फ्लैंक के बाद थ्रेड एंगल की बात की जाए तो दो फ्लैंक्स के बीच के एंगल को थ्रेड एंगल कहते हैं। दो फ्लैंक्स के बीच के एंगल को थ्रेड एंगल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फ्लैंक्स के बीच के एंगल को थ्रेड एंगल कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक ये फ्लैंक रहा, एक ये फ्लैंक रहा, इनके बीच का जो एंगल है वो थ्रेड एंगल कहलाता है। बात की जाए मेजर डायमीटर, तो जो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस होती है उसे मेजर डायमीटर कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप। माइनर डायमीटर, रूट के बीच की डिस्टेंस को माइनर डायमीटर कहते हैं, ये माइनर डायमीटर। पिच डायमीटर जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, जो हमारा इमेजिनरी सर्कल होता है, इमेजिनरी डायमीटर होता है ये पिच डायमीटर, ये। ठीक है। बात की जाए डेप्थ ऑफ थ्रेड की, तो माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर के बीच थ्रेड एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। एक्सिस ऑफ थ्रेड के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहाँ से कहाँ तक, मेजर डायमीटर से क्रेस्ट से रूट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम डेप्थ ऑफ थ्रेड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड, ये दिखाई गई है डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये यहाँ पे माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर के बीच की डिस्टेंस है डेप्थ ऑफ थ्रेड। एक्सिस ऑफ थ्रेड, ये है एक्सिस ऑफ थ्रेड, उसके बाद लीड की बात की जाए तो लीड बेसिकली वो होता है, जैसे कोई भी स्क्रू थ्रेड है वो अपने एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो उसकी लीड कहलाती है। एक रिवॉल्यूशन में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे हम लीड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी स्क्रू है उसे एक चक्कर पूरा करने में वो जितनी दूरी तय करती है वो उसकी लीड कहलाती है। तो चलिए इसके मेजर डायमीटर मेजरमेंट की बात करते हैं। उसके बाद माइनर डायमीटर को हम मेजर करेंगे। मेजर डायमीटर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे दो मेथड्स का यूज होता है। एक हैंड माइक्रोमीटर मेथड होता है और दूसरा बेंच माइक्रोमीटर मेथड होता है। तो पहले हैंड माइक्रोमीटर मेथड के बारे में जानते हैं। आप लोगों ने पहले भी इसे देखा होगा या इसका इस्तेमाल भी किया होगा, हैंड माइक्रोमीटर का। इसे ट्रेडिशनल माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें दो एनविल होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ
ये फिक्स एनविल है, ये मूवेबल एनविल है, इसे स्पिंडल भी कहते हैं। ये इसका फ्रेम होता है, यहाँ पे लॉक नट लगा हुआ होता है, इसे लॉक कर देते हैं तो जो हमारा स्पिंडल होता है वो लॉक हो जाता है, आगे पीछे नहीं होता है। ये यहाँ पे इसका वर्नियर स्केल होता है और ये यहाँ पे मेन स्केल होता है। रैचेट लगा होता है जिसकी सहायता से हम पता करते हैं कि जो वर्क पीस है वो होल्ड हो चुका है अथवा नहीं, मेजरमेंट के लिए तैयार है अथवा नहीं। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, और भी हो सकता है। उसके इसमें जो मार्क होते हैं उनके हिसाब से इनमें जो डिवाइडेशन होते हैं, जो खानों की संख्या होती है इनके आधार पे और भी इसका कोई लिस्ट काउंट हो सकता है। ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। आजकल ज़्यादातर इसी का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी कार्य करना होता है, इसमें एरर भी ज़्यादा नहीं आती। तो ये था हैंड माइक्रोमीटर मेथड। इसमें हम दोनों एनविल्स के बीच में स्क्रू थ्रेड को होल्ड कर देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेंच माइक्रोमीटर की। तो बेंच माइक्रोमीटर ये रहा, इसे हम फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसमें दो सेंटर्स होते हैं जिनके बीच में स्क्रू थ्रेड को होल्ड किया जाता है, और इसमें एक फिड्यूशियल इंडिकेटर होता है और एक मेजरिंग हेड होता है। एक फिड्यूशियल इंडिकेटर होता है और मेजरिंग हेड होता है। ये फिड्यूशियल इंडिकेटर, ये यहाँ पे मेजरिंग हेड, इसे मेजरिंग हेड कहते हैं। इसे घुमा के इसे, ये मूवेबल एनविल होती है, इसे घुमा के हम इस एनविल को स्क्रू थ्रेड तक लाते हैं। इसमें एक इंडिकेटर लगा होता है जिस पे हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड पीस और जो हमारा वर्क पीस है दोनों के लिए अप्लाइड प्रेशर सेम है अथवा नहीं। और जब हमें रीडिंग लेनी होती है तो यहाँ पे एक नट लगा होता है, उसकी सहायता से हम इसे लॉक कर देते हैं, जिससे जो है ये फिक्स हो जाता है और आगे पीछे रीडिंग नहीं होती है, इसमें कोई एरर फिर नहीं होती है। तो इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, आइए इसके मेथड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सिलेंडर को दो सेंटर्स के बीच होल्ड कर दिया जाता है। ये होल्डिंग सेंटर, इनके बीच स्टैंडर्ड सिलेंडर को होल्ड कर दिया जाता है, और इसकी जो डायमीटर होती है वो पहले से पता होती है, DS अथवा D1 आप जो भी कह लें। उसके बाद ये आप देखें यहाँ पे फिड्यूशियल इंडिकेटर की एनविल होती है, ये फिक्स होती है, और इधर मेजरिंग एनविल, ये मेजरिंग एनविल को हम मेजरिंग हेड को घुमाते घुमाते मास्टर सिलेंडर तक लाते हैं और उस पर टच करते हैं। उसके बाद फिड्यूशियल इंडिकेटर में देखते हैं कि अप्लाइड प्रेशर उचित है अथवा नहीं। तो उचित प्रेशर पे हम इसे फिक्स कर देते हैं और रीडिंग ले लेते हैं। इससे जो रीडिंग लेंगे वो होगी R1। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम सेटिंग ऑफ एनविल की सेटिंग, क्योंकि इसका जो डायमीटर है DS स्टैंडर्ड सिलेंडर का, और जो स्क्रू थ्रेड है उसका डायमीटर काफ़ी क्लोज होता है, तो इसलिए हम पहले इसकी सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर को स्क्रू थ्रेड से रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर से यही प्रोसेस करते हुए हम इसकी भी रीडिंग ले लेते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो DM होता है, मेजर डायमीटर DM, और इसकी जो रीडिंग होती है वो R2 होती है रीडिंग इसकी, ये आप देख चुके हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेज़रमेंट करने का वो ये होता है कि DS इज इक्वल टू, माफ़ करना, DM इज इक्वल टू DS प्लस माइनस R2 माइनस R1। ये सारी डिस्टेंस जो भी होती है mm में होती है, ये सारा कुछ mm में होता है। तो इसका फॉर्मूला आप इसे नोट कर सकते हैं, DM इज इक्वल टू DS प्लस माइनस R2 माइनस R1, ये सब कुछ mm में होता है। तो ये था इसका फॉर्मूला, और ये था बेंच माइक्रोमीटर मेथड, जिसे हम फ्लोटिंग कैरेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब बात करते हैं माइनर डायमीटर मेजरमेंट की। इसके भी दो मेथड हैं। पहला मेथड ऑर्डिनरी माइक्रोमीटर मेथड, सेम उसी तरह, और दूसरा बेंच माइक्रोमीटर मेथड है, वो भी उसी तरह, बस केवल इसमें फ़र्क इतना है कि हम इसमें V ब्लॉक एनविल का यूज करते हैं। एनविल में जो है V ब्लॉक की प्रोफाइल लगा दी जाती है, V शेप की प्रोफाइल लगा दी जाती है, अथवा V ब्लॉक एनविल का इस्तेमाल करते हैं। बाकी का मेथड सेम है, फार्मूला भी इसका सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है, ये बेंच माइक्रोमीटर मेथड दिखाया गया इसमें। ये स्टैंडर्ड सिलेंडर है, इसमें V पीस लगी हुई है, एनविल का काम करती हैं। इसको पहले हम सेटिंग ऑफ एनविल, पहले एनविल को सेट कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो डायमीटर होता है उसे हम
ds, इसे भी हम पहले डिनोट करते हैं, इसके डायमीटर को ds डिनोट करते हैं जो पहले से पता होता है, और इसकी रीडिंग को r1 डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस मास्टरपीस को स्क्रू थ्रेड की हेल्प से रिप्लेस कर देते हैं, और स्क्रू थ्रेड में सेम वही प्रोसेस करते हैं। और इसका डायमीटर dm होता है, d माइनर, इसका डायमीटर d माइनर होता है। इसकी रीडिंग r2 ले लेते हैं, और फिर हम फार्मूले की सहायता से d माइनर इज इक्वल टू d स्टैंडर्ड प्लस माइनस r2 माइनस r1, इसकी सहायता से माइनर डायमीटर को हम निकाल लेते हैं, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात करें कि इसमें वी शेप के एनविल या वी शेप के ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखें हम माइनर डायमीटर या रूट डायमीटर अथवा कोर डायमीटर का मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर आप इसमें वी शेप की एनविल का यूज़ नहीं करेंगे तो होगा ये कि जो एनविल होगी वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगी, वो जाके क्रेस्ट से टकरा जाएगी, और जो उसका पॉइंट होगा वो रूट तक या कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे वी शेप के ब्लॉक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के मेजरमेंट। तो दोस्तों अगले सेशन में हम इफेक्टिव डायमीटर अथवा पिच डायमीटर, थ्रेड एंगल एंड फॉर्म और पिच मेजरमेंट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।